हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजभाषा हिंदी मंत्रा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम सूफी काव्य धारा देख रहे थे, जिसमें हमने क्या देखा था, सूफी काव्य धारा क्या है, इसका आधार क्या है, ठीक है, ये कहाँ से आए थे, इनकी जो 4 अवस्थाएँ सूफी साधना की हमने देखी थी। इनके पहले क्रम जो हमारे प्रथम कवि और प्रस्तोता हमने देख लिए थे कि किसने सबसे पहले सूफी काव्य धारा के कवि माना है, किसको, कौन सी उनकी रचना थी। ये चीज़ें हमने कुछ बेसिक चीज़ें जो कह सकते हैं कि जो सूफी काव्यधारा आगे पढ़ने से पहले आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, जो जानकारी आपको पता होनी चाहिए, वो सभी चीज़ें हमने उस क्लास में डिस्कस की थी। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो क्लास ज़रूर देखिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हिंदी साहित्य का इतिहास करके, वहाँ से आपको आदिकाल भक्तिकाल वो सारा वहीं पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। डबल स्पीड करके आप अपनी मर्ज़ी से देख सकते हैं, जैसे आप जिसमें कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको समझ आती हैं चीज़ें। आज हम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आज हम करने क्या वाले हैं, ठीक है। अब देखो, अवस्थाएं हमने कर ली थी, अब बचता है आपका महत्वपूर्ण तथ्य। सूफी काव्य धारा से रिलेटेड जितने इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्या हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, सबसे पहले हम उसको कवर करेंगे। जितने इम्पॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें हमने इसमें कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण कवि हुए, ठीक है। मैंने अलग अलग सभी कवियों की जो भी उनकी रचनाएं होंगी, जो भी उनका महत्वपूर्ण ग्रंथ होगा, उस ग्रंथ से महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स होंगे या जिस भी आचार्य ने उसके बारे में जो भी अपनी बातें कही हैं, वो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे, ठीक है। तो क्लास में ज़रूर बने रहिएगा लास्ट तक। और अगर आपको क्लास थोड़ी भी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बाकी लोगों तक भी पहुंचाना, और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आ जाता है, आपको पता होना चाहिए कि सूफियों का आगमन हुआ, सबको पता है, इस्लाम से आए थे। शरा बेशरा 2 देखे थे, तो ये बेशरा से उत्पन्न थे, ठीक है। जो अल्लाह में तो मानते थे, पर ये बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी सोच के नहीं थे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले ये 12वीं शताब्दी में इनका आगमन हुआ। पहली भी बात आपको इजीली क्लियर हो गई, याद हो गई। दूसरा क्या है, सूफी मत का मेरुदंड यानी आधार प्रेम माना जाता है। सूफी काव्यधारा में हमने देखा था कि सूफियों ने क्या बताया, सूफी जो कवि हुए उन्होंने बताया कि मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति प्रेम के द्वारा कर सकता है, प्रेम से, या फिर कह सकते हैं कि प्रेम एक माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है, ठीक है। तो सूफी मत का जो आधार हुआ वो क्या हुआ, प्रेम हुआ। आपसे अगर सूफी काव्यधारा की विशेषता आई, उसमें अगर आपसे ये फैक्ट पूछा गया तो आप उसको ज़रूर लगाएंगे, भूलेंगे नहीं। आगे आता है, सूफी मत में राबिया नामक एक कवित्री भी हुई। राबिया नामक जो कवित्री है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखना। वैसे हमें ज़्यादा जगह ये नाम नहीं मिलता है, पर मुझे कहीं से मिला तो मैंने यहाँ नोट कर दिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको माइंड में रखना है, हो सकता है आपसे ये प्रश्न बन जाए। आगे देखो क्या है, लौकिक प्रेम कथाओं द्वारा ही अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति होने के कारण इन कवियों में रहस्यवाद की भावना आ गई। अब देखो, सूफी काव्य जो सूफी कवि हुए उनमें रहस्यवाद की भावना देखी जाती है। लौकिक प्रेम कथाओं द्वारा ही अलौकिक प्रेम, लौकिक प्रेम यानी क्या हुआ, जो इस जगत में है, ठीक है। हमने बात की थी मनुष्य वाला जो प्रेम था, है ना, उससे क्या होता है, लौकिक प्रेम यानी जो इस जगत में है, अलौकिक यानी जो इस जगत से परे है, उसकी बात किस में होती है, इसमें होती है, ठीक है, सूफी काव्यधारा में। समासोक्ति सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार माना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ज़रूर याद रखना है कि सूफी काव्यधारा के जो कवि हुए उनका जो प्रिय अलंकार था वो कौन सा था, तो वो था समासोक्ति। कौन सा था, समासोक्ति, ठीक है। और इसी आधार पर आचार्य शुक्ल ने पद्मावत किसकी रचना है, जायसी की है, सभी को पता है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, बहुत महत्वपूर्ण है। पद्मावत ग्रंथ भी है, इस पे तो मूवी भी बनी है, तो आपने मूवी तो ज़रूर देखी होगी, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो, है ना। मूवी तो सबने देखी होगी, सबको स्टोरी पता होंगी। अब देखो, जो पद्मावत काव्य है उसको आचार्य शुक्ल ने समासोक्ति काव्य कहा है। अब आपसे देखो, इसी 2 लाइन से 4-5 तरह के प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न बन सकता है फैक्ट्स में
कि सूफी काव्य धारा का जो प्रिय अलंकार है वो कौन सा है? क्या है आंसर? क्या है इसका? समासोक्ति अलंकार। सेकंड आपसे पूछा जा सकता है कि आज किसने पद्मावत को समासोक्ति काव्य कहा है? किसने पद्मावत को समासोक्ति काव्य कहा है? किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तीसरा प्रश्न आपसे इसी तरह से घुमा के पूछा जा सकता है कि किसके ग्रंथ को समासोक्ति काव्य आचार्य शुक्ल ने कहा है? किसके ग्रंथ को कहा है? जायसी के। कौन से ग्रंथ को? पद्मावत ग्रंथ को। अब देखो आपको यही सारी चीज़ें क्या होती है एग्जाम में आपके काम आती हैं। अब आपने यहाँ पे 2 लाइनें पढ़ी, ठीक है। अब आपने खुद ही चीज़ें अपने आप से दिमाग लगाई कि हाँ यहाँ से किस तरह से प्रश्न, कितने तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। आपने उसको सिर्फ ऐसे पढ़ के छोड़ नहीं दिया, उस पर थोड़ा सोचा विचार किया कि हाँ ये आपकी जो लाइन है थोड़ी इंपॉर्टेंट लग रही है, यहाँ से मुझसे कितने तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, मैं उसका जवाब दे पाऊंगा या नहीं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, थोड़ी सी माइंड में रखनी है। आगे क्या है? गुरु भी सूफी साधना का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि गुरु को भी यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, सूफी में भी और संत में भी, दोनों जगह गुरु का योगदान बहुत महत्वपूर्ण माना है, ठीक है, क्योंकि वही ईश्वर प्राप्ति के संदर्भ में साधक को समुचित ज्ञान प्रदान करते हैं। सूफी मत के अनुसार ईश्वर क्या है? एक है और उसे हक कहा जाता है। सूफी के अनुसार, सूफी जो हुए सूफी कवि, उनके अनुसार क्या है? ईश्वर केवल एक है और उसे क्या कहा जाता है? हक कहा जाता है। इसे हाईलाइट कर लीजिए। इंसान को हक तक पहुंचाने के लिए 4 अवस्थाएं पर नहीं, यहाँ आएगा पार, 4 अवस्थाएं पार करनी पड़ती हैं। अब देखो इसमें क्या कहा गया है कि सूफियों ने क्या कहा कि ईश्वर एक होता है जिसको हक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हक। प्रश्न बन सकता है कि कहाँ पर ईश्वर को हक कहा गया है, तो वो कहाँ कहा गया है? सूफी काव्य धारा में कहा है, ठीक है। याद रहेगा, भूलना नहीं है, याद रखना है ये चीज़ें, क्योंकि देखो जो बहुत ज़्यादा इजी फैक्ट्स है ना वो बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। अब एनटीए क्या कुछ नया ढूंढ रहा है, एनटीए हो या आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, अब थोड़ा सा ना ये जो बेसिक फैक्ट्स हैं कि पद्मावत किसका ग्रंथ है, जायसी का, या फिर आपको ग्रंथ पहचानने हैं, ये सारे फैक्ट्स बहुत ईजी, बहुत चीज़ें, या फिर सूफी कवि कौन कौन से हैं, ये सब बहुत पूछा गया है। अब वो कुछ ऐसे प्रश्न बना रहे हैं जो कि जहाँ पर उन्हें पता है कि बच्चे का ध्यान इतना नहीं जाता है, तो आपको वो गलती नहीं करनी है जो वो सोच रहे हैं कि बच्चा करे, ठीक है। अब देखो हक तक यानी ईश्वर की प्राप्ति तक पहुँचने के लिए हमें 4 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। 4 स्टेजेस मैंने ऑलरेडी आपको बताए हैं। कौन से हैं? शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत। शरीयत सबसे पहला है, आपको क्रम ज़रूर याद रखना है। शरीयत है, फिर तरीकत है, फिर हकीकत है, फिर क्या है? मारिफत है। ये चारों ही आपको पता होना चाहिए। आप इसकी एक ट्रिक बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? शतम। देखो शतम होता है, शतम मतलब क्या होता है? 100 है ना, शायद यही होता है ना। अब बीच में इसको ह भी लगा लो, शतम हो गया, ठीक है, याद हो गए। ये 4 स्टेजेस होते हैं जिससे आपको गुजरना पड़ता है हक की प्राप्ति के लिए, यानी कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए। आगे देखो क्या है? सूफी कवि मानवीय प्रेम यानी कि जो मनुष्य का मनुष्य से जो प्रेम है उसको क्या कहते हैं? इश्क मजाजी। क्या कहते हैं? इश्क मजाजी। हो सकता है आपसे मानवीय प्रेम नहीं लिखा रहेगा, हो सकता नहीं, यही होता है। वो इश्क मजाजी से इश्क हकीकी, इन शब्दों का प्रयोग करता है। जो भी क्वेश्चन बनाते हैं वो क्या लिखते हैं? इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की बात कहाँ पर की गई है, तो वो सूफी काव्य धारा में मिलती है। इश्क मजाजी यानी मनुष्य से मनुष्य का जो प्रेम होता है उससे ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। इश्क हकीकी यानी दैवीय प्रेम की सीढ़ी कहकर पुकारते हैं। मानवीय प्रेम को दैवीय प्रेम की सीढ़ी कहकर पुकारते हैं। ये जरूर फैक्ट याद रखेंगे, ठीक है। सूफी मत में परमात्मा को स्त्री के रूप में तथा भारतीय परंपरा में उसे पुरुष रूप से स्वीकार किया गया है। सूफी में देखो परमात्मा को, स्त्री को परमात्मा के रूप में माना है। आपने ये पद्मावती जो है उसमें देखा होगा, जो नायिका है उनको स्त्री का रूप माना गया है, ठीक है। इस तरह से क्या सूफी में है ना, जो नायिका होती है जो या फिर जो स्त्री होती है उसको परमात्मा का रूप मानते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर रहेंगी। हो सकता है फैक्ट में आपके पूछ लिया जाए सूफी काव्य धारा की विशेषता में कि सूफी काव्य धारा में पुरुष को परमात्मा का प्रतीक माना है या फिर उसके रूप में स्वीकार किया गया है, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सूफी काव्य धारा में आप देखते हैं
कि स्त्री को परमात्मा का रूप स्वीकार किया गया। आप जब देखते हैं, क्या देखते हैं कि जब पद्मावत जो है क्या है, प्रतीक ग्रंथ है ना, इसमें क्या है, प्रतीक है, मतलब कि जो आपके रतन सेन हो जाते हैं, जैसे वो क्या है, आत्मा या मन के प्रतीक हो गए, है ना। जो आपके नागमती हैं वो क्या है, दुनिया या फिर सांसारिक बुद्धि है, ठीक है, इस तरह से। ओके, आगे देखिए आप, चीजें क्लियर है यहाँ तक। अब देखो क्या है, आचार्य शुक्ल नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना है। आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती को, नूर मोहम्मद कृत किसको, इंद्रावती को, नूर मोहम्मद की है, जो कि एक अवधी भाषा में, किसमें है, अवधी में, याद रखना है आपको। इनकी भाषा भी थोड़ा सा क्या होता है, कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है, तो ये ज़रूर आप याद रखेंगे। नूर मोहम्मद की एक और रचना है, वो है आपकी कौन सी, अनुराग बांसुरी। ये देखो यहाँ है ना, 1764 ईस्वी नाम से फारसी भाषा में रचित है अनुराग बांसुरी। नूर मोहम्मद के 2 ग्रंथ आपको मिलते हैं, एक आता है आपका इंद्रावती, जो कि इसका सन, इसका भी वही है 19, नहीं इसका है 1944, क्या है 1944 है। एक बार थोड़ा क्लियर कर देते हैं और दोबारा लिख देते हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, 1944। देखो, आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना है। आपको पता होना चाहिए सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसको माना है, इंद्रावती। इंद्रावती किसकी रचना है, नूर मोहम्मद। किसने माना है, आचार्य शुक्ल ने माना है। नूर मोहम्मद की दूसरी रचना कौन सी है, अनुराग बांसुरी है, इसका सन क्या है, तो 1964 है, ठीक है। और ये जो है अवधी भाषा में और ये फारसी भाषा में रचित है। इन्होंने अपनी रचना शैली में चौपाइयों के बीच में दोहा छंद के स्थान पर बरवे छंद का प्रयोग किया है। ये थोड़ा सा जरूर, बरवे और चौपाई, इसका प्रयोग किसमें मिलता है, अनुराग बांसुरी में मिलता है, ठीक है, और दोहा चौपाई आपको इंद्रावती में मिलता है। तो ये थोड़ा सा फैक्ट जो है आपका, ये वाला जरूर याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं जो हमारे प्रमुख कवि हुए, ठीक है, सूफी काव्यधारा के जितने महत्वपूर्ण कवि हुए। आज हम क्या करेंगे, देखो एक एक करके कोशिश करेंगे कि थोड़े से जायसी से रिलेट, जो कह सकते हैं कि फैक्ट्स क्या हैं, थोड़े से ज़्यादा हैं, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी से थोड़े से फैक्ट्स ज़्यादा हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि मलिक मोहम्मद जायसी के एकदम हम कंप्लीट उसको कवर कर लें, क्योंकि काफ़ी आचार्य शुक्ल के ही बहुत से ऐसे मत हैं जो कि मलिक मोहम्मद जायसी के जितने ग्रंथ हुए उनके लिए इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स जो कि आपको एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, आज कोशिश करते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी को हम बहुत अच्छे से, देखो सिर्फ पढ़ना नहीं है हमें, मैं कोशिश करती हूँ कि आपको चीज़ें क्लास में याद करा सकूँ, ठीक है, बाद में आपको सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत पड़े। आप अगर कोई फैक्ट पढ़ो तो आपको याद आई कि अरे हाँ, मैम ने ये चीज़ें क्लास में बताई थी, ठीक है। तो मैं सिर्फ इतना कोशिश करती हूँ कि आपको चीज़ें ना क्लास में मैं याद करा सकूँ, इसलिए मैं, आपने कभी अगर नोटिस नहीं किया तो मैं बता दूँ कि चीज़ें मैं बार बार उसको रिपीट करती हूँ, 2 से 3 बार एटलीस्ट मैं एक ही पंक्ति को रिपीट करती हूँ, ताकि आप 2-3, एक बार हो सकता है कि मैंने बोल दिया, बच्चे का ध्यान नहीं था, वो इधर उधर कहीं, हो सकता है घर पे बच्चे घर पे पढ़ रहे होते हैं तो बहुत इधर उधर भी चीज़ें चल रही होती है, थोड़ा बहुत उधर ध्यान चला जाता है, ठीक है। तो वो 5 सेकंड के लिए स्किप नहीं करते कि हाँ चलो ठीक है, प्रीवियस क्या बोला, चलो देख लेंगे। इसलिए मैं क्या करती हूँ, 2 से 3 बार चीज़ें रिपीट कर देती हूँ, ताकि थोड़ा सा आपका ध्यान वहाँ पे जाए, आपको समझ आए कि हाँ 2-3 बार रिपीट किया है तो थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, ये चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। तो उसको वो थोड़ा सा आप ज़रूर करना। चलो ठीक है, आगे देखते हैं प्रमुख कवि जो आते हैं। सबसे पहले कौन आते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। अब सूफी काव्यधारा में मलिक मोहम्मद जायसी जी के बहुत बड़ा ही योगदान है, कह सकते हैं, है ना। इनका जन्म जो होता है वो 1492 ईस्वी से 1542 ईस्वी तक देखा जाता है। जन्म जरूर याद रखना है। जन्म स्थान क्या था इनका, जायस। जायस जन्म स्थान होने के कारण ही इनका नाम क्या, जायसी पड़ा। क्या हुआ, जायसी पड़ा, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। गुरु कौन थे इनके, सूफी फकीर शेख मोहिदी या मोहिउद्दीन या शेख गुरु बुरहान, ठीक है। इनकी रचनाएं देख लो, पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, कहरनामा या महरी नामा है, चित्ररेखा है, मसाल है, मसलनामा था इसका, मसलनामा है ये, मसल, ठीक है। थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा हिंदी में ना चीज़ें हो जाती हैं।
चलो, अब आपको यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले आपको इनका जन्म 1492 से 1542, ठीक है, 1492 से 1542, इनसे रिलेटेड अब देखो क्या है आपका सबसे पहले पता होना चाहिए इनकी जो रचनाएं हैं। गुरु का नाम सभी को पता होना चाहिए, सूफी फकीर शेख मोहिदी या शेख बुरहान, ठीक है। अब देखो पद्मावत इनकी रचना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक, तो आपको पद्मावत ज़रूर पता होना चाहिए। ये है इनकी 1520 की रचना, कौन सी है, पद्मावत है, ठीक है, याद रहेगा। अब इसमें सभी को पता है रतन सेन, पद्मावती, नागमती की क्या है, इसमें प्रेम कहानी है, ठीक है। अखरावट में क्या है, तो देवनागरी वर्णमाला के हर अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों भरी चौपाई सूफी दर्शन को प्रस्तुत करना इसमें देखा जाता है। हो सकता है ना थोड़ा सा इससे संबंधित जो पूछा जा सकता है कि इसमें कौन क्या मतलब उसकी कह सकते हैं कि उसकी कहानी से संबंधित पूछा जा सकता है। मेन तो देखो इनके जो ग्रंथ हुए ना, इसकी नायक नायिका से भी बहुत प्रश्न बनता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चीज़ें क्या होती हैं, देखने लायक हो जाती हैं और थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे पूछा जाता है हमेशा कि कयामत का, जैसे में कि कौन से ग्रंथ में कयामत का वर्णन है, तो कयामत का वर्णन हमें आखिरी कलाम में देखने को मिलता है, कयामत का वर्णन और हज़रत मोहम्मद का महत्व। या थोड़ा सा नोट ज़रूर कर लेंगे क्योंकि ये चीज़ें मैंने नोट नहीं किया, मैंने सोचा आपको ऐसी क्लास में बता दूंगी कि जैसे आपका कयामत का वर्णन और हज़रत मोहम्मद का महत्व किस में देखने को मिलता है, तो वो है आपके आखिरी कलाम रचना में। पद्मावत में आप देखते हैं रतन सेन पद्मावती नागमती की प्रेम कहानी को देखते हैं, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, अब इसमें एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये मसलनामा, ये मसाल नहीं मसल है, ठीक है। इस मसलनामा में क्या है, इसमें यह है कि जो लोकोक्तियों के माध्यम से ईश्वर के प्रति प्रेम को क्या दिखाया गया है, किसके माध्यम से, लोकोक्तियों के प्रति, लोकोक्तियों के माध्यम से। यहाँ जगह नहीं है, थोड़ा सा आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लेंगे ये फैक्ट्स, लोकोक्ति के माध्यम से, ठीक है। और जो आपकी कहरनामा हो गया, अखरावट, पद्मावत, एक और है इनकी रचना, कौन सी, कान्हावत, एक मिनट, हाँ यहाँ लिख देती हूँ मैं, कान्हावत। ये हुई इनकी सारी रचनाएं, ठीक है। याद कैसे करेंगे, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा या महरीनामा, चित्ररेखा, मसलनामा, कन्हावत, ये आप इनकी रचनाएं ज़रूर याद कर लेंगे। और देखो एक भी स्किप नहीं करना है, सारे ग्रंथ आपको पता होने चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको सारे के सारे क्या करना है, याद रखना है। आगे देखो क्या है, पद्मावत का रचनाकाल 1540 ईस्वी माना जाता है। एक मिनट, मुझे बस एक मिनट टाइम, हाँ, तो ये पद्मावत का रचनाकाल 1540 ईस्वी माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने इस रचना को हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य किसको माना है, पद्मावत को माना है। पद्मावत किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। पद्मावत का समय क्या है, 1540 ईस्वी है। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, आपको इतनी पता होनी चाहिए, ठीक है। महाकाव्य के श्रेणी की संरचना का विभाजन 57 खंडों में किया गया। इसका कितने खंडों में विभाजन है, ये विभाजित है 57 खंडों में। सूफी काव्य परंपरा का प्रौढ़तम काव्य है। सूफी काव्य परंपरा का प्रौढ़तम काव्य कौन सा है, पद्मावत है, ठीक है। इसमें चित्तौड़ के राजा, कहाँ के राजा, चित्तौड़ के राजा, ये तो सभी को पता होगा, चित्तौड़ के राजा रतन सेन एवं सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम विवाह एवं विवाहोत्तर जीवन का मार्मिक चित्रण किया गया है। इसमें क्या है, चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी, कहाँ के, सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम विवाह का वर्णन है इसमें, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। इसकी कथा वस्तु दो भागों में बांटा गई है। पूर्वार्ध है क्या, रतन सेन पद्मावती की विवाह तक की कथा है। सबसे पूर्वार्ध में क्या है, रतन सेन पद्मावती की विवाह की कथा है। उत्तरार्ध में विवाहोत्तर जीवन की कथा है, ठीक है, याद रखना है।
आलोचक पूर्वार्ध को कल्पना प्रसूत एवं उत्तरार्ध को ऐतिहासिक मानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखना है। हो सकता है पूछा जा सके कौन से काव्य ग्रंथ के बारे में ही कहा गया है कि उसका पूर्वार्ध कल्पना प्रसूत है, उत्तरार्ध क्या है, ऐतिहासिक माना जाता है। कल्पना प्रसूत यानी कि बोला गया है कि जो पूर्वार्ध है उसका, इस जो भी ये ग्रंथ है उसका क्या है, काल्पनिक है, ठीक है। और जो उत्तरार्ध है वो क्या है, उत्तरार्ध यानी उसके बाद का, ठीक है, वो क्या है, ऐतिहासिक है। पद्मावत के विभिन्न पत्र विभिन्न दार्शनिक तत्वों के भी प्रतीक है। पत्र नहीं, ये पात्र है। इस दृष्टि से रूपक काव्य भी कहा जाता है। इसको याद रखना है, पद्मावत को रूपक काव्य भी कहा गया है। याद रखो, पद्मावत को समासोक्ति काव्य भी कहा गया है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रूपक काव्य भी कहा गया है, क्यों, क्योंकि इसमें प्रतीक है। ये जो पात्र है उनके, वो उनको प्रतीक, एक प्रतीक माना गया है, ठीक है। जैसे कि आप देखते हो जो हमारे चित्तौड़ है वो क्या है, तन या शरीर है। सिंगल द्वीप हृदय का प्रतीक माना गया है। रतन सेन यानी जो नायक है वो मन का। पद्मावती सात्विक बुद्धि या फिर परमात्मा का। नागमती सांसारिक बुद्धि की। देखो, सात्विक बुद्धि और सांसारिक बुद्धि में ना थोड़ा सा क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाती है, भूल जाते हैं चीज़ें। तो थोड़ा सा याद रखना है कि पद्मावती जो नायिका है वो सात्विक बुद्धि है और जो नागमती है वो सांसारिक बुद्धि है, ठीक है। हीरामन तोता जो कि गुरु थे। राघव चेतन जो कि शैतान। अलाउद्दीन खिलजी क्या है, माया, माया का प्रतीक है, ठीक है। तो देखो, प्रतीक से क्या होता है ना, बहुत से प्रश्न हर बार, बहुत बार बने हैं प्रश्न। आप इसके सिर्फ प्रतीक से ही प्रश्न उठा के देख लेना तो बहुत बार प्रश्न बने हुए हैं। तो थोड़ा सा प्रतीक को ज़रूर ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आगे आ जाता है, आचार्य शुक्ल ने इस प्रतीक योजना में फेरबदल करके राजा रतन सेन को आत्मा का एवं पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक माना है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखेंगे। आचार्य शुक्ल ने इस रचना को समासोक्ति कहकर पुकारा है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। पद्मावत का एक बांग्ला अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 के आसपास अलो उजाला नामक कवि से करवाया था। पद्मावत का एक बांग्ला अनुवाद, कौन सा, यानी कि बांग्ला भाषा में, ठीक है। अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने 1650 के आसपास अलो उजाला नामक कवि से करवाया था। किसने करवाया था, किससे करवाया था, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कौन से उसमें कराया था भाषा में, बांग्ला में कराया था, ठीक है। तो ये फैक्ट ज़रूर आपको याद होने चाहिए। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को अपने ढंग की ट्रेजेडी कहा है। ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है। वीरा वर्णन के कारण इसे प्रेम की पीर का काव्य कहा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखो क्या है, शुक्ल जी ने पद्मावत, अखरावट व आखिरी कलाम को ही जायसी की रचना मानते हैं। शुक्ल पद्मावत को, अखरावट को और आखिरी कलाम को ही जायसी की रचना मानते हैं। शुक्ल जी द्वारा संपादित मलिक मोहम्मद जायसी ग्रंथावली में ये तीनों रचनाएं ही संकलित हैं। पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के कौन कौन से ग्रंथ को ही अपनी जो मलिक मोहम्मद जायसी ग्रंथावली है उसमें शामिल किया है। किस किस को किया है, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। देखो, ये हो सकता है थोड़ा सा बच्चों से मिस हो जाए, तो थोड़ा सा ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको बहुत मतलब कि पता होने चाहिए कि जो रामचंद्र शुक्ल है द्वारा संपादित मलिक मोहम्मद जायसी ग्रंथावली है उसमें उन्होंने सिर्फ 3 ही रचनाओं का वर्णन किया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपसे पूछा जा सकता है जायसी से संबंधित, तो ज़रूर 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 याद रखना, ठीक है। आगे आ जाएगा, आखिरी कलाम सन 1528 हिजरी 936 बाबर के समय लिखी गई थी। इसमें बाबर की प्रशंसा है। पूछा जा सकता है कि बाबर की प्रशंसा कौन सी जायसी के ग्रंथ में है, तो वो किस में है, आखिरी कलाम में। और कयामत का वर्णन किस में है, वो भी इसी में है। मैंने आपको बताया था हजरत मोहम्मद का महत्व इसमें दिखाया गया है, ठीक है। तो वही है ये चीज़ें। अब देखो, आचार्य शुक्ल ने इस जायसी के बारे में, मतलब कि जो उनके बुक में मिलती है आपको चीज़ें, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, देखो जायसी के बारे में उन्होंने क्या क्या कहा है चीज़ें, वो देख लेते हैं। पद्मावत हिंदी के सर्वोत्तम प्रबंध काव्यों में है, हमने देख लिया। ठेठ अवधी भाषा के माधुर्य और भावों की गंभीरता की दृष्टि से यह काव्य निराला है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठेठ अवधी भाषा के माधुर्य और भावों की गंभीरता की दृष्टि से यह काव्य क्या निराला है। ये पद्मावत के बारे में किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, याद रहेगा। कुछ शब्द ऐसे हैं कि, एक मिनट, हाँ, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग जायसी और तुलसी को छोड़ और किसी कवि ने नहीं किया है। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये, ज़रूर पता होना चाहिए आपको कि किसने कहा है तुलसी और जायसी से संबंधित ये तथ्य। ठीक है, तो किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। क्या कहा है? कि कहते हैं कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग जायसी और तुलसी को छोड़ और किसी कवि ने नहीं किया है। रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं, तुलसी और जायसी से संबंधित कह रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखना है। ठीक है, तुलसी की भाषा के स्वरूप को पूर्णतया समझने के लिए जायसी की भाषा का अध्ययन आवश्यक है। देखो, अगर है ना तुलसी या जायसी से रिलेटेड फैक्ट्स पूछा ना, ये दोनों ज़रूर पूछे जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। देखो, वैसे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पूरी किताब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पर यहाँ पूरी किताब तो मैंने नहीं रखी है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है बहुत ज़्यादा, जिनको हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो चीज़ें यहाँ हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको ज़रूर याद रखना है। इसको ज़रूर आप एक साइड में कॉपी बना लो जिसमें आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोट करते हुए चलो। ठीक है, क्योंकि अभी एग्जाम में टाइम है। तुलसी की भाषा के स्वरूप को पूर्णतया समझने के लिए जायसी की भाषा का अध्ययन आवश्यक है। ये ज़रूर पूछा जा सकता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जायसी से संबंधित प्रश्न बने तभी पूछा जाए। हो सकता है ये दोनों फैक्ट्स तुलसी से संबंधित अगर प्रश्न बने तो भी पूछा जा सकता है। तुलसीदास से संबंधित अगर आपसे फैक्ट्स पूछे गए तो। ठीक है, आखिरी कलाम की भाषा पद्मावत व अखरावट की अपेक्षा अधिक ठेठ और बोलचाल की अवधि, ये प्रश्न पूछा गया है। और वैसे ये भी प्रश्न जो हैं ये पूछे गए हैं, तो ये ज़रूर याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मंझन हो गए हमारे, या फिर जो हमारी सत्यवती कथा है, मृगावती है, हमारी मधुमालती है, जितनी भी हमारी कथाएं, जो भी हमारे ग्रंथ बचते हैं, इन सभी को हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, आपको क्लास हेल्पफुल लगी है। अगर आपको थोड़ी भी क्लास हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और लोगों तक भी शेयर किया कीजिए, ताकि बाकियों तक भी क्लास ज़रूर पहुँचे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम बाकी जो भी हमारे कवि हुए हैं, उनके जो भी ग्रंथ हुए इंपॉर्टेंट, उन सभी को बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, समझ आई हो, चीज़ें क्लास में याद हुई हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।